हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के हमारे साइंस के सेशन में स्वागत है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वेव यानी तरंग। तरंग के बारे में आज सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी आपके लगातार 20 साल से एग्जाम में क्वेश्चन बनते आ रहे हैं उन सारे क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले तरंग के जितने भी मेन पॉइंट है वो याद रखिएगा। वेवलेंथ क्या होती है, तो जो आपके दो सुरंग या दो गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसको कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है। गर्त क्या होता है, नीचे की तरफ ये जो आपका सबसे निचला पॉइंट होता है उसको गर्त कहते हैं, और वही जब सबसे ऊपर जाता है तो उसको कहते हैं सुरंग। ठीक है। आयाम क्या होता है, तो सुरंग ये आपका जो है बेस पॉइंट जो है, और इससे सुरंग या गर्त के बीच की दूरी जो होती है उसी को क्या कहते हैं, आयाम यानी ए के नाम से जानते हैं। सारी पॉइंट याद रखिएगा। और आज डिस्कस करने वाले हैं तरंग यानी वेव। इनसे बनने वाले सारे क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, ये जो सेशन है आपका पॉइंट टू पॉइंट सेशन है डियर, जिसमें हमके साइंस के जो है पॉइंट टू पॉइंट जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जब किसी तालाब के शांत जल में कोई पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली जो तरंग होती हैं वो कैसी होती हैं। तो याद रखिएगा वो तरंगे होती हैं अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ, दोनों प्रकार की तरंगे होती हैं वो, अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है टेलीकास्ट किसे कहते हैं। तो टेलीकास्ट किसको कहते हैं डियर, तो समाचारों और भूकंप के विषय वस्तु को जो है जब टीवी के पर्दे पर फ्लैश किया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं टेलीकास्ट करना। ठीक है। टेलीकास्ट करना उसको बोलते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं तरंगे कैसे उड़ती हैं पानी में, तो उसमें आपकी अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ यानी लंबवत और उसके दोनों तरह की तरंगे, यहाँ पे अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों तरंगे पाई जाती हैं पानी में। याद रखिएगा जब किसी पत्थर को फेंका जाता है। नेक्स्ट हमारा है, जब हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से क्यों सुन सकते हैं। तो उसका रीजन है क्योंकि दीर्घ तरंगों की अपेक्षा जो लघु तरंगे होती हैं ना डियर, उसमें ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों की ऊर्जा अधिक होती है, याद रखिएगा। और भूकंप में जो आपकी होती हैं, भूकंप में वो तरंगे जो धीरे चलती हैं, जो एक स्थान पे काफी लंबे टाइम तक रुक जाती हैं, वही सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। भले उनकी स्पीड कम होती है, स्पीड कम होने की वजह से वो धीरे चलती हैं और एक स्थान पर लंबे टाइम तक रुकती हैं, जिसकी वजह से भूकंप में ज्यादा नुकसान होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है वो फिर से वही गति होती है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं आवधिक गति। क्या बोलते हैं डियर, आवधिक गति उसको बोलते हैं जब किसी पिंड की पुनरावृत्ति होती है किसी एक ही स्थान पर। जैसे मान लीजिए ये है, घूम रहा है, एक ही स्थान पर कई बार घूमेगा, जिसको कहते हैं आवधिक गति। अगला हमारा है, किसी कमरे के कोने में सेंट की खुली शीशी अगर रख देने से उसकी खुशबू जो है सारे कमरे में फैल जाती है। उसका रीजन क्या है, तो ऐसा होता है विसरण के कारण, तरंगों के विसरण के कारण जो है ये आपका होता है। यानी अगर सेंट कहीं पर किसी रूम में खुला छोड़ दिया जाए तो वो पूरे कमरे में विसरण के द्वारा फैल जाती है। क्वार्टज किससे बनता है डियर, तो क्वार्टज बनता है कैल्शियम सिलिकेट से। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके, कैल्शियम सिलिकेट से बनता है क्वार्टज। और किसी वात्या भट्टी में धातुमल के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वात्या भट्टी में धातुमल के रूप में प्रयोग किया जाता है कैल्शियम सिलिकेट का। किसका, वात्या भट्टी में कैल्शियम सिलिकेट को धातुमल के रूप में, स्लैग के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये आपकी वात्या भट्टी है, देख सकते हैं आपने 11th-12th में काफी सारे इसके बारे में एक्सपेरिमेंट्स पढ़े होंगे वात्या भट्टी के बारे में, जिसमें कैल्शियम सिलिकेट यूज किया जाता है स्लैग के रूप में, धातुमल के रूप में। नेक्स्ट हमारा है, रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर में जो शीतलन है डियर, वो संपीड़ित गैस के जब अचानक से प्रसरण होता है तो उसी की वजह से उसमें शीतलन उत्पन्न होता है रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में। ठीक है। इसी फ्रिज से CFC गैस भी निकलती है जो ओजोन क्षरण के लिए बहुत ही हानिकारक है ओजोन के लिए। नेक्स्ट हमारा है, किसका प्रयोग बंद चूल्हे में किया जाता है। बंद चूल्हे में किसका प्रयोग किया जाता है डियर, तो वो है सूक्ष्म तरंगे। कौन है, सूक्ष्म तरंगे जो हैं उनका प्रयोग बंद चूल्हे में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसके अपेक्षा अधिक होती है। तो पराबैंगनी किरणों में जो ऊर्जा होती है वो अवरक्त किरणों से ज्यादा होती है। किससे, अवरक्त किरणों से ज्यादा होती है डियर पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा। सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं, सारे पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। यानी जल के शोधन में, जल के शुद्धिकरण में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस लिए होता है, तो रोगाणु नाशक के रूप में।
रोगाणुओं के समाप्त करने के लिए पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। पराबैंगनी जो होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, इसी से जो है पत्तियां जो है वो क्या होती हैं, हरी होती हैं। नेक्स्ट हमारा है उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा है, कौन सी, सूक्ष्म तरंग विकिरण। जिसकी जो ऊर्जा होती है वो न्यूनतम होती है, वो कौन सी है, सूक्ष्म तरंग विकिरण है जिसकी ऊर्जा न्यूनतम होती है। नेक्स्ट हमारा है एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए डियर किसका प्रयोग किया जाता है, तो ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। ठीक है, ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, तो एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए, तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है किसके द्वारा डियर, विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा, विकिरण के द्वारा सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है। और लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है वो जो है दूर से ही आपको दिखाई पड़ने लगती है। विबग्योर आपको पता होगा डियर, विबग्योर मतलब क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। याद रखिएगा जिसमें से सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होती है रेड की, सबसे कम होती है वायलेट कलर की। ठीक है, बैंगनी कलर की सबसे कम होती है, रेड की सबसे ज्यादा होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका तरंग दैर्घ्य सबसे लंबा होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बैनी आ पिनाल, यानी एल जो यानी लाल रंग है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट हमारा है खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आंख पीले रंग के प्रति जो है अधिक संवेदी होती है, क्यों, क्योंकि जो लाल रंग है ना डियर उसका तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश से अधिक होता है, इसीलिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये येलो से ज्यादा तरंग दैर्घ्य होती है किसकी, रेड कलर की, जिसकी वजह से जो है खतरे के सिग्नल के रूप में लाल प्रयोग किए जाते हैं। ये जैसे आप देखेंगे जो आपका विकिरण है वो कैसे होता है, रेडिएशन। 3 से ये प्रोसेस दिखाए गए हैं किसी चीज के गर्म होने के। पहला है रेडिएशन, यानी दूर आप बैठे हुए हैं, माध्यम के द्वारा जो है आपके पास हीट आएगी। ठीक है, दूसरा है कंडक्शन, जिसमें जिस आपकी जो भी वस्तु है उसी के द्वारा उसमें हीट चढ़ता जाएगा, उसको कहते हैं कंडक्शन। और कन्वेक्शन से डायरेक्ट हीट जाती है समांतर एक सीधी रेखा में। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस आपको यहाँ पर बताए गए हैं, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। 3 प्रोसेस हैं ऊर्जा के स्थानांतरण के। नेक्स्ट हमारा है सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग किस लिए किया जाता, इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका जो दीर्घ तरंग दैर्घ्य होता है और माध्यम में निम्न प्रकीर्णन होता है। मतलब क्या है कि लाल रंग जो होता है वो दूर से ही दिखाई देता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य लंबी होती है, लेकिन उसका प्रकीर्णन कम होता है, जिसकी वजह से वो बिखर नहीं पाता है और हमें अच्छी तरह से आसानी से दिख जाता है। ठीक है, और इसीलिए लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है कहीं पर भी सिग्नल के रूप में। नेक्स्ट हमारा है दूरदर्शन के ध्वनि संकेत होते हैं। तो दूरदर्शन के जो ध्वनि संकेत होते हैं वो डियर होते हैं आवृत्ति मॉड्यूलत। ठीक है, कौन से, आवृत्ति मॉड्यूलित होते हैं दूरदर्शन के ध्वनि संकेतक। अगला हमारा है दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता क्या है। तो दूरदर्शन चैनल के द्वारा जो है प्रेषित संकेतों की आवृत्ति होती है। ठीक है, प्रेषित संकेतों की आवृत्ति होती है दूरदर्शन चैनल के द्वारा। किसी मिडी फाइल से अनुदेशों से ध्वनि उत्पन्न करने के वाली जो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है उसको क्या कहते हैं डियर, तो उसको कहते हैं संश्लेषक। क्या कहते हैं, संश्लेषक कहते हैं जब किसी मिडी फाइल से अनुदेशों से ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है संश्लेषक उसको बोलते हैं। और गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो गर्भ में जो है बच्चे के विकास के जानकारी के लिए किया जाता है अल्ट्रासाउंड। क्या किया जाता है डियर, अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है, तो उस यंत्र का नाम है माइक्रोफोन। क्या नाम है डियर, माइक्रोफोन उस यंत्र का नाम है जो ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा है। ध्वनि मतलब जैसे मोबाइल फोन होता है, मोबाइल फोन में अगर आप बोलते हैं तो वो वैद्युत ऊर्जा या तरंगों के माध्यम से दूसरे मोबाइल तक आपकी आवाज जाती है वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर। उसको कौन परिवर्तित करता है, माइक्रोफोन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा, माइक्रोफोन के द्वारा। सेम आंसर। और वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान करता है और रिज रेखन के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसको क्या कहते हैं, सोनार।
सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट में एक बार आंसर आप लोग दीजिएगा, सोनार। ठीक है, ध्वनि तरंगों की पहचान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी पर आती हैं, तो अभी हमने डिस्कस भी किया था डियर, विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा? सूर्य की किरणें विकिरण के द्वारा जो है पृथ्वी पर आती हैं। नेक्स्ट हमारा है, ये जैसे आप देख रहे हैं ये क्या है, सोनार है, और ये जो है किसी भी जहाज की, वायुयान की स्थिति का पता लगाने, गहराई का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। गहराई के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं, तो एक्स किरणें जो है डियर वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। कैसी? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं एक्स किरणें। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है, तो भूकंप के मापने के लिए जो है रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। पद अधिकेंद्र का संबंध किससे है? अधिकेंद्र मतलब क्या होता है, वो ऐसी जगह जहां पर भूकंप का उद्भव हुआ हो उसी को कहते हैं अधिकेंद्र, और उसको ये संबंध किससे है? भूकंप से। नेक्स्ट हमारा है, पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है कितनी विशिष्ट रूप से, तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य को ध्वनि कंपन की जो अनुभूति होती है वो किस आवृत्ति सीमा में होती है, तो केवल 20 से लेकर के 2000 हर्ट्ज तक की अनुभूति मनुष्य कर सकता है। पराध्वनिक विमान जो होता है नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। जो पराध्वनिक विमान होते हैं वो ध्वनि बूम नाम के एक जो है प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। किस नाम से? ध्वनि बूम के नाम से। नेक्स्ट हमारा है, ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है, तो ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं होती है, तो वो है ध्रुवण। ध्रुवण जो है ध्वनि तरंगों में उत्पन्न नहीं होता है, याद रखिएगा, पोलराइजेशन जिसको बोलते हैं। और दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तो दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य होता है डियर 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 7600 एंगस्ट्रॉम होता है दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य। इस सेशन में डियर जितने भी पॉइंट आपके 20 साल के क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक से संबंधित उसको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर इस सेशन में, साइंस के सेशन में, ताकि आपको हूबहू जो भी आपके एग्जाम के क्वेश्चन है डायरेक्ट आपको आसानी से मिल सके। नेक्स्ट हमारा है, तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है किस रूप में, तो दृश्य प्रकाश के रूप में। जो प्रकाश हमें दिखता है उसी के रूप में विद्युत शक्ति हमें दिखाई पड़ती है। इसमें बल्ब में क्या होता है डियर, तो जो विद्युत ऊर्जा होती है वो प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी फंक्शनल इमेजिंग के लिए सर्वोत्तम विधि है क्योंकि कम अर्धायु के समस्थानिक इसमें प्रयोग लाए जाते हैं। ठीक है, कम अर्धायु के समस्थानिकों को इसमें प्रयोग किया जाता है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी फंक्शनल इमेजिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, जाली दस्तावेजों का पता लगाने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया था, ये हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया था जाली दस्तावेजों का पता लगाने के लिए। एमआरआई मशीन जो होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, एमआरआई मशीन में डियर, तो एमआरआई मशीन में प्रयोग किया जाता है चुंबकीय तरंगों का। किसका? चुंबकीय तरंगों का प्रयोग एमआरआई मशीन में किया जाता है। जो आप सामने एग्जांपल देख सकते हैं, एमआरआई का मशीन है और इसमें चुंबकीय तरंगों का प्रयोग, इसको जो है किसी भी व्यक्ति की एमआरआई करने के लिए उसको इसके अंदर जो है भेजा जाता है। नेक्स्ट हमारा है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है डियर, तो क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। किसका? एक्स किरणों का प्रयोग क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए किया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। और एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है वो प्रयोग किया जाता है कहाँ, उसमें क्या प्रयोग किया जाता है डियर, रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है जो वायुयान की स्थिति का पता लगाते हैं। ठीक है, रेडियो तरंगों का। और किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग जो है रात्रि दृष्टि के उपकरण में किया जाता है रात में देखने के लिए, तो वो होती हैं औरक्त तरंगे। रात में देखने के लिए जो है औरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है लेजर के रूप में। नेक्स्ट हमारा है, आंतों के रोगों के निदान में किस किरण का प्रयोग किया जाता है, तो आंत के जो रोग हैं उनके निदान के लिए प्रयोग किया जाता है डियर एक्स किरण है। कौन से? एक्स किरण का प्रयोग है आंत के रोगों के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और नेक्स्ट हमारा है, जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है, ओजोन यानी O3, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है O3 का जब अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है डियर, तो वो होती है 10⁻⁻7 एंगस्ट्रॉम। कितना?
10⁻⁷ एंगस्ट्रॉन्ग होती है। ओजोन का जब अपक्षय होता है समताप मंडल में, तब उस पर विकिरण जो आती है। नेक्स्ट हमारा है सीटी स्कैन। लास्ट क्वेश्चन है, सीटी स्कैन करने में प्रयोग किया जाता है किसका? सीटी स्कैन करने में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है डियर? तो वो है एक्स किरण का प्रयोग सीटी स्कैन में किया जाता है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वेव से संबंधित, जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं डियर, याद रखिएगा। उन सारे क्वेश्चन को आज हमने डिस्कस किया इस टॉपिक से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो एक बार सेशन को आप सभी लोगों से उम्मीद है शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके दोस्त हों सभी लोगों को लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, मिलते हैं फिर से अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।